बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो रिलेशन के टॉपिक से पे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें ताकि एक सीक्वेंस के साथ आप तमाम के तमाम कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलें फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का हमारा लेक्चर है, उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम जनरली इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिफरेंट दिखती हैं, लेकिन एक्चुअली वो होती एक ही जैसी हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर भी मैंने दी है। मैं ज़रा आपको आपके सामने इसको रीड करता हूँ। यू मे नो फ्रॉम द अर्ली स्टडी ऑफ द फ्रैक्शन दैट द ईच फ्रैक्शन हैज़ मैनी इक्विवेलेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6, -1/-2, -3/-6 एंड 15/30। अगर आप गौर करें तो ये तमाम की तमाम फ्रैक्शंस जो हैं वो तमाम की तमाम फ्रैक्शन डिफरेंट दिखती हैं। ऑल आर डिफरेंट, लेकिन ये तमाम की तमाम फ्रैक्शन एक ही हैं। तो ऑल आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर्स। ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेज हैं जो सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इधर से हमें क्या आइडिया मिलता है दे लुक डिफरेंट, दे मे कॉल द डिफरेंट नेम्स बट दे आर इक्वल। ये हमें डिफरेंट दिखते हैं, हो सकता है कि हमने इनका डिफरेंट नाम भी रखा हो। फॉर एग्जांपल इसको हम ए कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम बी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम सी कह सकते हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम जो है वो एक ही जैसी चीज़ है। तो हम कहते हैं द आइडिया ऑफ अ ग्रुपिंग टुगेदर थिंग दैट लुक डिफरेंट बट आर रियली द सेम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो सेंट्रल आइडिया ये है कि जो चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं आपको लेकिन अगर वो एक जैसी हों तो उनको हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस का मेन आइडिया कुछ इस तरह का है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशंस की फॉर्म में ये इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या मतलब है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब, इसकी जो हम डेफिनेशन है वो ये है, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो हम रिलेशन की फॉर्म में कहते हैं कि ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो ऑल्दो ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है क्योंकि हम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको डिफरेंट दिखते ज़रूर होंगे लेकिन उसके बावजूद वो एक ही जैसे होते हैं। ठीक है। इक्विवेलेंस के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो आपके पास वेरिएबल्स हैं ए एंड बी और इनके दरमियान ये एक नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंस का नोटेशन है। तो इज़ ऑफन यूज टू डिनोट द ए एंड बी आर इक्विवेलेंट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन दोनों के दरमियान कोई पर्टिकुलर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, किसी भी तरह का कोई रिलेशन डिफाइन होगा, तो जिससे पता लगता है कि ये इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। यानी जैसा ए आपको दिख रहा है वैसे ही बी भी है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इक्विवेलेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ज़रा हम बात करते हैं इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप मैंने अपनी लाइव सेशन के अंदर एग्जांपल्स काफ़ी डिस्कस की थी आपके साथ, लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरे पास वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर मैं इस एग्जाम्पल को एमिट कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो होता है वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो एक एग्जाम्पल को फोकस करते हैं और इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक सेट है आपके पास एंड आर एक रिलेशन डिफाइन की गई है और आपने ये शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले काम यह है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव जनाब, तो रिफ्लेक्सिव को किस तरह चेक किया जाता है? जैसे कि आपको पता है कि एक सेट के मेंबर है 1 2 3 एंड 4, तो आपने देखना होता है कि इस रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए पेयर लाइक करता है। यानी आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो अगर आप नोट करें तो इसमें 1 1 भी मौजूद है, इसमें 2 कॉमा 2 भी मौजूद है इस रिलेशन में, इसी रिलेशन में 3 कॉमा 3 भी मौजूद है और इसी रिलेशन के अंदर 4 कॉमा 4 भी मौजूद है। यानी ये तमाम के तमाम आर से बिलोंग कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मेरे ख्याल है कि ये पॉइंट आप समझ गए। इसके बाद हमने रिलेशन को चेक करना होता है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक टेस्ट करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, राइट। तो अगर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी है
तो आपने ये देखा होता है कि अब बी और ए भी सेट से बिलोंग करता है, तो रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक ढूंढना आसान है। पहली बात ये है कि जो नंबर आपके 1 1 2 2 यानी ए की फॉर्म में है वो तो ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं, तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो यहाँ पर आपके पास नॉन डायगोनल्स नंबर्स हैं, नॉन डायगोनल नंबर, आप उनको ज़रा फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल 1 3, तो आप अगर चेक कीजिए, इसको इस तरह लिखना होता है। हमें पता है कि 1 3 जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है, ठीक है जी। और आप चेक कीजिए क्या 3 1 भी है, तो बिल्कुल 3 1 भी जो है वो आर से बिलोंग करता है, और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। कहाँ नज़र आ रही है? ये देखिए 1 3 भी है और 3 1 भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 2 2 की ज़रूरत नहीं है, 2 4 को ज़रा चेक कीजिए। हमने ये देखा कि 2 4 जो है वो आर से बिलोंग करता है, और हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 4 2 भी मौजूद है। ज़रा चेक कीजिए 4 2 बिल्कुल 4 2 भी यहाँ पर मौजूद है, तो 4 2 भी आर से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स कि ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, राइट। हमें 3 1 की ज़रूरत नहीं है, हम चेक कर चुके हैं कि 3 1 1 3 आपके पास है। 3 3 की ज़रूरत नहीं है, 4 2 और 2 4 चेक कर चुके हैं, 4 4, इट मीन्स कि ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है, यस। तीसरा और आखिरी काम आपने करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है, और ट्रांजिटिव के लिए तो मेरे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। ट्रांजिटिव, अगर आपने ट्रांजिटिव देखना होगा तो ट्रांजिटिव में आपने सारे पेयर्स को देखना होता है। तो चले बारी बारी सारे पेयर्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1, अब आप 1 1, अच्छे, एक बात यह है कि आप इसमें वो पेयर ढूंढने की कोशिश करें जो ट्रांजिटिव ना हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो सारे पेयर्स ट्रांजिटिव हैं, लेकिन इस तरह सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। देखिए जी, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपने 1 1 को पिक किया, इसमें से आप फिर नेक्स्ट में से वो ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करें जो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 3 स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों तो यकीनन आर से बिलोंग करते हैं। और क्या आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी, तो इट मीन्स ए सी यानी 1 3 भी इसके अंदर मौजूद है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर 1 3 भी इससे बिलोंग करता है, तो ठीक है जी। और क्या हो सकता है? 1 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है जी। फिर आप ले सकते हैं 1 3। फिर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल 1 3 की, और आपने चेक किया कि 3 से कौन कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं। 3 से एक 3 1 स्टार्ट होता है, तो आपने 3 1 इसके साथ लिख लिया, और आपने चेक किया ये दोनों तो आर से बिलोंग करते हैं, तो 3 1 है, 1 3 है, 3 1 है, तो इट मीन्स क्या 1 1 है जी, 1 1 भी आर से बिलोंग करता है, ओके जी। अब 3 से एक और नंबर भी आपके पास स्टार्ट होता है, वो है 3 3। ज़रा 3 3 को भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 3 एंड 3 3, तो ये दोनों तो यकीनन आर से बिलोंग करते हैं। तो क्या इस रिलेशन में 1 3 मौजूद है? यकीनन इस रिलेशन में 1 3 भी आर से बिलोंग करता है। एक और चेक कर लेते हैं, आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 की बात करता हूँ, 2 2 की, तो 2 से जो स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर है 2 4, तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो आर से बिलोंग करते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि क्या 2 4 भी आर से बिलोंग करता है? बिल्कुल जी, 2 4 भी आर से बिलोंग करता है, ठीक है जी। इस तरह इसके सारे के सारे आप रिलेशंस को लिख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप इस तरह सारे रिलेशंस के साथ ये चेक करें कि इसका ट्रांजिटिविटी मौजूद है या नहीं है। तो इसको भी अगर आप चेक करें तो यहाँ पर भी 2 2 जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो एंड सो ऑन। मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, एंड सो ऑन, इस तरह आप इसको सबको चेक कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये चेक करें कि किस पेयर के साथ ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1 1 चेक करें, 1 3 चेक करें, देन 1 3 इसके अंदर मौजूद है, ओके। 1 से और कोई शुरू नहीं हो रहा, फिर 1 3 की बात करते हैं। 1 3 के साथ आपने 3 1 चेक किया, 1 1 मौजूद है। 1 3 के साथ 3 3 चेक किया, 1 3 मौजूद है, ओके। 2 2 की बात करते हैं, एंड 2 4 को चूज़ करते हैं, तो 2 4 इसके अंदर है, बिल्कुल ठीक है। 2 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 4 की बात करते हैं। 4 2 है आपके पास, इसमें 2 2 है, बिल्कुल ठीक है। 2 4 है, 4 4 की बात करते हैं, तो 2 4 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सारे के सारे पेयर एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स कि ये रिलेशन आपके पास कौन सा है? ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, और ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो द अबव रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। द अबव रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। तो आपने ये प्रूव कर लिया कि जो अबव रिलेशन है
वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। एक और एग्जांपल पर ज़रा हम फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। वो कहते हैं कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स। ठीक है जी, एक रिलेशन आर हम लिख रहे हैं जो सेट ऑफ अ रियल नंबर्स पर है, और हम ये कह रहे हैं कि सच दैट ए रिलेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। हम ये कह रहे हैं कि उस रिलेशन के अंदर हम सिर्फ उसको इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें से जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के एक्स पार्ट और वाई पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे कोई इंटीजर जनरेट होना चाहिए। तो हमने प्रूव करना है कि क्या ये आर इक्वलेंस रिलेशन है। तो बहुत आसान हो गया हमारे पास, थोड़ी सी जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ए माइनस ए, जब आप ए को ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर आता है 0, और आपको बताएं कि क्या ये जो 0 है क्या ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। बिल्कुल, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं। जी बिल्कुल बिलोंग करता है। ये जो z है इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जी बिल्कुल बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव है। जी बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, ये आपके पास आ गया रिफ्लेक्सिव। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम ये कहते हैं कि ए और जो है वो आर से रिलेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। नाउ सपोज हम ये कहते हैं कि ए जो है वो आर से रिलेट है, यानी रिलेट करता है बी से। और इसका रिलेशन कैसा है? इसका रिलेशन ऐसा है कि जब हम ए माइनस बी करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, वो हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताएं कि क्या b माइनस ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा? बिल्कुल, वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। यानी इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,1, क्या 2,1 रिलेशन से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। और 2-1 आंसर क्या आता है? ऑफ कोर्स इंटीजर आता है। 1-2 आंसर क्या आता है? ऑफ कोर्स इंटीजर आता है। तो चूंकि वो दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक भी है। और आखिरी बात ये, क्या वो ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव को हम चेक करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि भाई ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, और हमने ये भी बताया कि बी माइनस सी जो है ये भी बिलोंग करता है आर से। ये बात बहुत सिंपल हो गई है कि ये जो है आपके पास आर से बिलोंग करता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। यूँ कर लेते हैं, ठीक है, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो आपने हमें ये बताना है कि क्या a माइनस सी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर आपने a माइनस सी लिखना है तो पहली बात यह है कि a माइनस सी को थोड़ा सा आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और ये बात आप पहले बता चुके हैं कि a माइनस बी और b माइनस सी जो है वो दोनों के दोनों z से बिलोंग करते हैं। तो जब दोनों के दोनों z से बिलोंग करते हैं तो उनको जब आप a माइनस सी निकालेंगे तो a माइनस सी भी जो है उसका आंसर z से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये बात भी प्रूव हो गई कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, जो दिया रिलेशन है वो आपके पास बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशंस की। पहले हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमें समझ आ गया अच्छे तरीके से, यानी ऐसा रिलेशन जो सेट ए पर डिफाइन हो और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशंस। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। एक पहले मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए एक एग्जाम्पल पोज करता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि जो सेट है, ये सेट ए है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। ठीक है जी, हमारे स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स का सेट है। हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, जो कहाँ से ग्रेजुएट होते हैं? हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये हाई स्कूल सेम है? हमें नहीं पता, ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, यानी ए जो है स्टूडेंट है हमारे स्कूल के जो ग्रेजुएट होते हैं हाई स्कूल से। अब वो हाई स्कूल सेम भी हो सकता है और वो हाई स्कूल डिफरेंट भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। Consider the relation R on A that consists of all pairs x, y, where x and y
ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेम हाई स्कूल। तो हमने ये कहा कि हमने एक रिलेशन आर डिफ़ाइन किया, यानी सेट ए में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे। अब ऑफ कोर्स जब उनके ए क्रॉस ए से उनके रिलेशंस बनाए, तो हम वो कह रहे हैं कि हम उन रिलेशंस को, हम उन ऑर्डर्ड पेयर्स को जो है अपने रिलेशन का पार्ट बनाएंगे, जिसमें एक पहली बात ये कि जो एक्स और वाई है वो एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, और उनके दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेम हाई स्कूल, कि वो सब के सब सेम हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए हों। ठीक है जी। तो इस सिनेरियो को थोड़ा इंट्यूटिवली अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो क्या बात हुई यहाँ पर, आई थिंक आपके थोड़ा सा ये सिनेरियो आपको समझ आया होगा। तो बात यहाँ पर ये बन गई कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेम हाई स्कूल, गिवन अ स्टूडेंट एक्स, सपोज हमने कोई स्टूडेंट एक्स ले लिया, वी कैन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इक्वलेंट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हमने कोई स्टूडेंट एक्स पिक कर लिया और फिर हम देखते हैं कि एक्स जो है वो किन जो एक्स का हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जो तमाम के तमाम स्टूडेंट से ये जो इक्वलेंट, वी कैन फॉर्म अ सेट दैट द ऑल स्टूडेंट इक्वलेंट टू एक्स। हम वो देखते हैं कि तमाम के तमाम स्टूडेंट जो स्टूडेंट जो होते हैं एक्स के इक्वलेंट हैं उनको लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन, उस रिलेशन, यानी वो रिलेशन यहाँ पर क्या है, रिलेशन यहाँ पर ये है, हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट इस रिलेशन के अंदर लिख रहे हैं जो सेम स्कूल से ग्रेजुएट हों। ठीक है जी। तो सेम स्कूल वाले जो हैं उसको हम रिलेशन लिख रहे हैं। दिस सेट कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पर ये पॉसिबल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट स्कूल से ग्रेजुएट होंगे। कोई ए स्कूल से ग्रेजुएट होगा, कोई बी स्कूल से ग्रेजुएट होगा, कोई सी स्कूल से ग्रेजुएट होगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इनके ग्रुपिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस रिलेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्स जो स्टूडेंट है वो किन किन स्टूडेंट से रिलेट करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। This set consists of all students who graduated from the same high school as X। यानी हमने कहा कि भाई X जो है वो सपोज कीजिए कि A स्कूल से, यानी IB से वो ग्रेजुएट हुआ है। अब ये जो IB का जो एक स्टूडेंट है, ये जिनके साथ रिलेट होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम के तमाम सेम स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है जी। द सबसेट, तो इसका मतलब ये है द सबसेट ऑफ A इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। तो जो आपके पास ए जो है, जो आपके पास सेट है, अगर आप उसका एक सबसेट बनाते हैं तो उससे आपको इक्विवेलेंस क्लास बन जाती है। और वो बनती कैसे है, इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरह शो करते हैं। ठीक है जी। अगर आपने ए की क्लास बनानी है तो जो आपके पास एक्स एस है वो सच दैट, देखें इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेट है, ये सेट है, और इस सेट के अंदर वो तमाम के तमाम मेंबर्स होंगे जो बेसिकली ए से रिलेट करते होंगे। ठीक है जी। तो उनका आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और ये तमाम का तमाम ऑर्डर्ड पेयर जो है उस रिलेशन आर से लिंक होगा। इसको हम ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये चीज़ अच्छी समझ में आ जाए हमें। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो कुछ इस तरह की ये बात है कि हम ये कह रहे हैं कि यानी सेम स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप इस तरह रिलेट करते हैं कि उस रिलेशन के अंदर आप उन स्टूडेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट बनाते हैं जिसमें जो एक्स और वाई वाले मेंबर्स हैं वो सेम स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। अब इसकी अगर आपने क्लास बनानी है तो आप इसमें एक्स को पिक कर लें और देखें कि एक्स कहाँ से लिंक है, किन किन के साथ लिंक है। फिर आप सेकंड को चूज़ कर लें और फिर वो देखें वो किन किन एलिमेंट के साथ लिंक है। उनका ये जो आप सबसेट्स बनाते हैं, ये बेसिकली जो सेट ए होता है वो सेट ए का एक सबसेट बन जाता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास इक्विवेलेंस क्लास होती है। इसको इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसमें मतलब ये होता है कि ए आपने कोई भी नंबर पिक किया हुआ है, कोई भी मेंबर पिक किया है, और वो देखते हैं कि वो एस वो नहीं वो जिनसे रिलेट होता है उनका आप ऑर्डर्ड पेयर बनाकर यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस डेफिनेशन को कैसे लिखना होगा ज़रा हम सीखते हैं। बहुत ध्यान से आपने देखना है, प्रॉब्लम अटैम्प्ट करना कोई इशू नहीं होता, याद रखना है आपने। सपोज कीजिए कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब आपने इक्विवेलेंस क्लास बनाने के लिए ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, यानी ऑब्वियस होगा कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा ऑन द सेट ए। सपोज कीजिए कि सेट ए है आपके पास 6 7 8 9 10, और उसको इस तरह डिफाइन करते हैं एक रिलेशन से। ये रिलेशन एक डिफाइन की गई है इसमें अंदर। ठीक है, आपसे कहते हैं कि आप इसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करें आर, एंड हेंस फाइंड द पार्टीशन ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर। दो काम करने, एक तो आपने इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है और एक पार्टीशन फाइंड आउट करना है। तो चले हम इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। तो मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया आपके लिए और मैं बात कर रहा हूँ उसके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है जी। तो आपने कैसे चेक करना है, तो इसको चेक करने का इक्विवेलेंस क्लास बनाने का तरीका ये होता है कि
आप ये चेक करें कि इस पहले पहले आप ऑर्डर पेयर को उठा लें और उसमें जो पहला नंबर है 6, ठीक है जी। अब आप ये चेक करें कि ये जो 6 है, ये नहीं सॉरी यूँ ना करें बल्कि यानी आप इस सेट को देखिए। फॉर एग्जांपल ये सेट है 6, ठीक है जी, इस सेट का पहला नंबर है 6। अब आप ये देखें कि इस ऑर्डर पेयर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो 6 से रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले ही ऑर्डर पेयर है 6, ठीक है जी। तो आपने कहा भाई एलिमेंट 6 जो है, अगर आप नोट करें तो 6 रिलेट करता है 6 से, ठीक है जी। ये तो हमें इसमें ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखें आप कहाँ पर है आपके पास 6, ये देखिए ये है 6, ठीक है जी। तो अब आप ये नोट करें कि इसमें और क्या हो रहा है, और कौन सा आपको रिलेट कर रहा है। ये जो 6 है ये बेसिकली रिलेट कर रहा है 7 के साथ। और ज़रा चेक कीजिए कि और कौन सा है, और 6 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सिर्फ यही 2 ही मेंबर्स हैं आपके पास। तो एलिमेंट 6 जो है वो 6 से रिलेट करता है और 7 से रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो 6 है इसकी जो क्लास है, मैं ज़रा यहाँ पर एक स्पेस ये ज़रा मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका सबसेट क्या लिखना होगा आपने, तो ये सबसेट होगा 6,7। यानी इसका मतलब ये होगा कि इस क्लास का जो मेंबर है 6, ये 6 से भी रिलेट करता है और 6 7 से भी रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस सेट की बात हो रही है, ये देखिए जिस सेट की बात हो रही है ये है वो आपका एस सेट, ये वो आपका एस सेट है। और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसमें इस सेट के साथ ऑर्डर पेयर बनाकर लिखा गया है। ये देखिए ये जो ए आपके पास मेंबर है वो, और इस सेट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप ऑर्डर पेयर करके लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसको वापस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखना चाहें तो आप इजीली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा नंबर है 7। अब आप 7, इसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे 6 और 7 अगर इसके अंदर आ गए तो 6 की एक क्लास होगी और 7 की एक क्लास होगी। ज़रा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 से ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर 7 है, ठीक है जी। तो एक नंबर तो हो गया आपके पास 7। और सेकंड ये कि आप बताएं कि 7 किससे रिलेट है, तो आप ये नोट करें कि 7 6 से रिलेट है, ठीक है जी। और 7 किसी नंबर से रिलेट नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ पर फोकस करें तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, एक 6 मिलता है और एक 7 मिलता है। समझ के बाद देखिए ये 7 जो है वो 6 से रिलेट है, आपने यहाँ पर लिख दिया, और 7 से रिलेट है, आपने यहाँ पर 7 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 भी इसकी एक क्लास बन जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह क्लासेस मालूम करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप बताइए कि एलिमेंट जो है वो 6 और 7 हो गए। अब 8 9 10 की हम बात करते हैं। तो अब मुझे बताएं कि एलिमेंट 8 किससे रिलेट है। तो पहली बात ये कि एलिमेंट 8 तो 8 जो है वो 8 से रिलेट है, 8 से ही रिलेट है। और किससे रिलेट है, 8 जो है वो 10 से रिलेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि 8 जो है वो आपके पास 10 से रिलेट कर रहा है। और 8 किस नंबर से रिलेट कर रहा है, और 8 9 से रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा पहले मैं 9 को लिख लेता हूँ फिर 10 को लिख लेता हूँ। वो 9 मिस हो गया। 8 9 से रिलेट कर रहा है और 8 जो है वो आपका 10 से रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसके बताएं कि सबसेट क्या बनेंगे, तो पहली बात ये है कि इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर। जो क्लास है आपके पास क्या है वो 8 हो गई, ठीक है जी। अच्छा ये दो ज़रा मैं स्पेसेस को खाली छोड़ रहा हूँ सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि अगर हमारे पास 8 के लिए जो क्लास निकल कर आई है वो आपके पास क्लास अगर 8 9 और 10 है, तो याद रखना है कि 9 और 10 की भी क्लास बिल्कुल यही होगी, क्योंकि ये रिलेशन ही इक्वलेंस रिलेशन है, ठीक है। कैसे, आपको आप चेक करें 9 के लिए, 9 यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया, 9 9 से रिलेट कर रहा है। फिर अगर आप नोट करें तो 9 10 से रिलेट कर रहा है। और फिर अगर आप नोट करें तो 9 9 है, और 9 10 है, और आपके पास जो है वो 9 9 हो गया। और आप ज़रा ढूंढें इसके अंदर 9 10 आपको मिल जाएगा। और 9 किसी नंबर से रिलेट कर रहा है, 9 8 भी आई थिंक यहाँ होना चाहिए था, मे बी के मैंने शायद इसको मिस कर दिया है। तो मैं ज़रा इसको क्रॉस चेक कर लूँ। अच्छा 10 को ज़रा हम देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ 10 10 है, 10 9 से रिलेट है और 10 8 से रिलेट है। तो आई थिंक मेरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर कोई। 9 के लिए 9 9 तो यहाँ पर मौजूद है। फिर जो है वो 9 10 भी है। यहाँ 9 8 भी होना चाहिए था, तो आप लिख लीजिए 9 8 भी यहाँ पर होना चाहिए था, वो मैंने शायद अपने एंड पर मिस्टेक। तो 9 8 भी यहाँ पर है। तो अगर आप नोट कीजिए तो 8 9 और 10 के लिए यही 3 एलिमेंट हैं,
ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट क्लासेस आपके पास, ये नहीं एक सेट की ये दो डिफरेंट पार्टीशंस बन गए और ये बन गई हैं इनके डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पार्टीशंस। ये जो आपने सबसेट्स बनाए ना, सेट ए के जो सबसेट्स बनाए हैं, ये सबसेट्स जो है ना ये बेसिकली कहलाते हैं आपके पास पार्टीशंस। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें, कोई बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द पार्टीशन hence the partitions G hence the partition corresponding to R is, तो वही जो पार्टीशन P है आपके पास, ये बेसिकली आपका पार्टीशन जो है वो बन जाएगा, एक पार्टीशन बनेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल नहीं है, बस ये पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8, 9 एंड 10। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास सबसेट्स बन गए हैं, सेट ए के जो सबसेट हैं, और ये कैसे सबसेट्स हैं अगर आप इन पर गौर करें तो ये डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। ठीक है जी। तो इन डिसजॉइंट सबसेट को हम कहते हैं पार्टीशंस, राइट। और ये जो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टीशन के अंदर ये बन गई हैं आपकी दो क्लासेस, ये पार्टीशन है और ये हो गए उनकी क्लासेस। मिसाल के तौर पर अगर आप नोट करें कि अगर आप इस पार्टीशन में क्लासेस की बात कर रहे हैं तो पहली बात ये है कि ये सपोज करें कि ये ए और ये बी है, तो पहली प्रॉपर्टी भी हमें पता लग गई है कि ए और बी को इक्वल होना चाहिए। जैसे आप नोट करें ये तमाम नंबर्स इक्वल हैं, यानी एक पार्टीशन के अंदर जो क्लासेस होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमें यह पता लगती है कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, ठीक है ना, इन दोनों क्लासेस का इंटरसेक्शन लूँ, तो ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ए जो है वो बी से रिलेट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये अगर आप देखें, द कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एन इक्वलेंस रिलेशन, आप ये नोट कर रहे हैं, ये जो सबसेट्स आपको दिख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ एन इक्वलेंस रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्टीशंस। तो ये जो डिसजॉइंट सबसेट्स आपके हैं, ये नोट करें, ये डिसजॉइंट सबसेट है। तो ये बेसिकली आपके पास पार्टीशंस बन गए हैं, एक सेट के आपके पास पार्टीशन है, ये डिसजॉइंट है। ठीक है, लेकिन एक पार्टीशन के अंदर जितनी भी क्लासेस बन रही होंगी, उन क्लासेस की खुसूसियत ये होगी कि उसमें ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, ये जो दो क्लासेस हैं ये बराबर भी होंगी, और इन दोनों क्लासेस का जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा। तो एक पार्टीशन के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम भी समझ लेते हैं साथ साथ। लेट आर बी एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, these statement for the elements a and b of a are equivalent। जैसे a रिलेट करेगा b से, a रिलेटेड टू b होगा, और उसी सिंगल पार्टीशन के अंदर से अगर आप a और b को क्लास लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो दोनों बराबर भी होंगी, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में ऊपर बताया भी आपको। और इन क्लासेस के दरमियान अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये इंटरसेक्शन कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन ये याद रखना है कि जो पार्टीशंस होते हैं वो पार्टीशंस बेसिकली आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, राइट। पार्टीशंस वो डिसजॉइंट सबसेट, सेट ए के जो डिसजॉइंट सबसेट है वो बेसिकली आपके पास कहलाते हैं पार्टीशंस। तो आपको यहाँ पर पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपने यहाँ पर समझना था। तो इसे हम कहते हैं पार्टीशंस, और ये हमारे पास कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर किसी किस्म के कोई भी आपको इश्यूज़ हों और कोई भी पॉइंट अगर आपके समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।